circular object. So which row describes the resultant force and resultant torque on the object? इस ऑब्जेक्ट पर हमने 4 फोर्सेस लगाई हैं। अब बताएं यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है या नॉन जीरो है, और रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पर 0 है या नॉन जीरो है। अगर आप फोर्सेस की बात कर लें तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है 30 न्यूटन की, और दूसरी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, वो भी 30 न्यूटन की लग रही है। कैंसिल आउट हो गए। एक फोर्स राइट पर लग रही है 20 न्यूटन की, और एक फोर्स लग रही है राइट पर 20 न्यूटन की। ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, इनकी नेट हो जाएगी 40 न्यूटन। तो उसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो नॉन जीरो है। तो मतलब ये हो रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो है। अब आ जाए मूवमेंट पे, टॉर्क पे। तो 20 न्यूटन से आप यूं खींचेंगे और 20 न्यूटन से आप यूं खींचेंगे, उससे कोई टॉर्क पैदा होगा? क्या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? नहीं घूमेगा। बस 20 और 20 से तो कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। लेकिन ये जो 30 ऊपर है और ये 30 नीचे है, इससे क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा। इसमें कपल बन रहा है ना ये, इसको थोड़ा इमेजिन करें। हम यहाँ से 30 की फोर्स ऊपर लगाएंगे, 30 की फोर्स चलाएंगे, तो ये एकदम घूमेगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ से प्रोड्यूस होगा। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो भी जीरो नहीं है, और रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो भी जीरो नहीं। तो आपका आंसर होगा नॉन जीरो एंड नॉन जीरो, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स भी नॉन जीरो होगी और जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो भी नॉन जीरो होगा। डी आंसर हो जाएगा। तो हमारी बात सबके ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि a ladder is positioned on IC मतलब frictionless surface and is leaned against a rough wall। rough wall का मतलब है कि वहां पर फ्रिक्शन होगी, यानी कि दीवार पे फ्रिक्शन होगी, जमीन पे फ्रिक्शन नहीं होगी। एट द इंस्टेंट ऑफ रिलीज इट बिगिंस टू स्लाइड, और अब वो जो है वो स्लाइड कर रही है, नीचे की तरफ स्लिप हो रही है। तो which diagram correctly shows the direction of the force P, W and R acting on the ladder as it begins to slide। जब नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो उसको बताएं फोर्सेस पर जो लगेंगी P, R एंड W। तीन जगहों पे जो फोर्स लग रही है उनकी सही डायरेक्शन बताएं कौन सी। पहले देखें, जब एक सीढ़ी से हम रखेंगे इस फर्श पर तो होगा क्या। देखें ये दीवार है और ये फर्श है, ठीक है। ये आपने सीढ़ी रख दी हुई इधर, सीढ़ी रख दी इधर, रख दी। अब यहाँ पर जब आप सीढ़ी रखेंगे तो सरफेस का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस हो गया, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है हमेशा। दोनों नॉर्मल रिएक्शन हो गए। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स और है जो कि फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। जब भी सीढ़ी स्लिप होगी तो सीढ़ी जो है दीवार पर नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब सीढ़ी स्लिप होगी तो सीढ़ी नीचे की तरफ मूव करेगी। जब सीढ़ी नीचे की तरफ मूव करेगी तो उस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है? तो फ्रिक्शन जो लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। इस तरफ क्या लग रहा है? इस तरफ है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पॉइंट पर इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों फोर्सेस का अगर आप रिजल्टेंट मालूम करें तो रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल के हिसाब से, पैराग्राफ लॉ के हिसाब से इस तरह से आएगा, डायगोनल आएगा। यानी इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में आएगा, इस तरह से। ये जो फोर्स पी है ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, बल्कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, जमीन पे जो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है। जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है तो जमीन पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि सरफेस के नॉर्मल होगा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और दीवार पे जो फोर्स लग रही होगी वो डायगोनल होगी। वो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। दैट इज व्हाई बी इज योर करेक्ट आंसर। ये सवाल फिर से उसी तरह से आई है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आपकी नॉन जीरो थी और रिजल्टेंट टॉर्क भी आपका नॉन जीरो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका
ये हो जाएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि a sphere is acted upon by various forces all of the same magnitude. Which system of forces provides the resultant torque but zero resultant force on the sphere? इस डायग्राम में से कौन सी डायग्राम है जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, लेकिन जो है वो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं है, रिजल्टेंट टॉर्क है। आप ए में देखें, दो फोर्सेस ऊपर की तरफ हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स तो दो फोर्सेस ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं। डायग्राम सी में देखें तो एक फोर्स ऊपर की तरफ है और एक ही फोर्स नीचे की तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, एक ही लाइन से गुजर रही हैं, यानी कि इनका कपल नहीं बन रहा। जब इनका कपल बनेगा तो टर्निंग इफेक्ट भी पैदा नहीं होगा। टर्निंग में अगर आप देखें तो एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे, तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गई और दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में पैरेलल है, यानी दोनों फोर्सेस एक लाइन से नहीं गुजर रही, तो इससे क्या होगा, कपल बनेगा और टॉर्क पैदा होगा। तो डी में जो है वो एक टॉर्क भी होगा, डी में जो है एक टॉर्क भी होगा और डी में जो है वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो भी होगा। तो हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो ऑप्शन डी में होगी, यानी ऑप्शन डी में रिजल्टेंट टॉर्क भी है और रिजल्टेंट फोर्स जीरो भी है, जैसा कि सवाल में रिक्वायरमेंट थी। सवाल में रिक्वायरमेंट थी कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी सवाल। सर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो क्यों नहीं है? जीरो नहीं है, कपल बन रहा है ना यार, एक फोर्स यूं लग रही है, एक फोर्स यूं लग रही है, कपल बन गया ना, ये इक्वल अच्छा ऑपोजिट एंड सर, पैरेलल फोर्स। जब ठीक कपल है। बन जाएगा तो टॉर्क पैदा हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे द vertical forces that the ground exerts on a stationary van are shown. अब देखिए वो इसी टाइप लगी ऊपर की तरफ। The van is 2.5 meter long with the wheels and 0.4 meter from the rear of the van. What is the horizontal distance of the van center of gravity from the front of the van? ये देखिए यहाँ पे कहीं फंस कर, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, यहाँ पे इसका वेट लग रहा है वैन का। आपको बताने कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना ये फ्रंट ऑफ द वैन से कितना दूर है, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए सवाल आपका उस तरह सॉल्व होगा जैसे मैंने लास्ट टाइम को सवाल सॉल्व करवाया था ना, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे साल के तौर पे, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि सारी ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होना चाहिए। तो डब्ल्यू नीचे वाली फोर्स है, ऊपर वाली फोर्सेस आपकी 16,000 प्लस 9,000, तो वैन ऑफ द वैन हो जाएगा 25,000 मीटर। ठीक है, वेट ऑफ द वैन जो है वो 25,000 मीटर में हो गया। आपको डिस्टेंस डी मालूम करना है, तो आप किसी भी पॉइंट पर पिवट लेंगे, मतलब फ्रंट ऑफ द व्हील पे पिवट लेते हैं। फ्रंट ऑफ द व्हील पर अगर हम पिवट लेते हैं और सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो अगर हम फ्रंट ऑफ द व्हील पे पिवट लेंगे तो ये जो 16,000 न्यूटन है फोर्स है, ये इसको कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। 9,000 में कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वेट कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज। तो वेट का जो मूवमेंट होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई टी। फोर्स हो गई डब्ल्यू और डिस्टेंस इसका जो पिवट से कितना है, टी। ये बराबर होगा 16,000 का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और 16 का डिस्टेंस कितना है, 0.6 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई 9,000 का डिस्टेंस कितना है, 1.5 प्लस 0.6 2.1। अब वेट जो हमारा चला है 25,000 है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई टी बराबर होगा 16,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई बाई 2.1। इसको सॉल्व करके बताया जरा डी का आंसर क्या है, जल्दी से शाबाश। मेरे ख्याल इसका आंसर शायद 1.14 आएगा, मुझे याद करता है अभी कल मैंने कराया था किसी को, तो शायद 1.14 आंसर आया था। चेक कर लो कि आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से शाबाश। डी का आंसर निकालो क्या आ रहा है फटाफट।
ये कोई क्वेश्चन को सॉल्व करके। आप डी का आंसर बताएं क्या आ रहा है जल्दी से। ठीक है 1.14 आ रहा है ना, सही है, वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा 1.14। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायग्राम शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज व्हिच बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। देखें ये तीन को प्लेनर फोर्सेज हैं जो कि नॉन पैरेलल हैं आपस में। बात ये थी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा और तीन को प्लेनर फोर्सेज पे लगेंगी तो उनका एक पॉइंट से गुजरना जरूरी है। अभी तक अगर आप इस फोर्स की बात कर लें तो इस फोर्स की जो लाइन है वो ये है, इस फोर्स की लाइन ये है। ठीक है, और इस फोर्स की लाइन ये है। तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है तो लिहाजा इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ देखें इस फोर्स की लाइन ये है, इस फोर्स की लाइन ये है, इस फोर्स की लाइन ये है। 1 पॉइंट से गुजर रही है मेरे हाथ से, गुजर रही है एक पॉइंट। इसमें देखें भाई सोर्स की लाइन जो है वो ये है, सोर्स की लाइन ये है, ये भी एक पॉइंट से गुजर रही है। तो ऑब्वियस नजर आ रहा है एक पॉइंट से गुजर रही है। तीनों फोर्स डायग्राम जो है उनमें तीनों फोर्सेज एक पॉइंट से गुजर रही है, पहली में नहीं गुजर रही। तो पूछा कि विच बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, कौन सी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। तो ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, तो उसकी तीनों फोर्सेज एक कॉमन पॉइंट से नहीं गुजर रही। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a cupboard is attached to a wall by a screw. Which force diagram shows the cupboard in equilibrium where the weight W of the cupboard, weight W of the cupboard, the force S that the screw exerts on the cupboard, and the force R that the wall exert on the cupboard. तीन फोर्सेज हैं, कौन सी इक्विलिब्रियम में, वही कंडीशन है, क्या करेंगे देखेंगे तीनों पॉइंट से कौन पॉइंट पे मिल रहे हैं। यस हो गया भाई, ये आर हो गया और ये आपका डब्ल्यू हो गया। एक पॉइंट पे नहीं मिलने थे, ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इसमें देखें भाई ये आर हो गया बेचारा, ये डब्ल्यू हो गया और ये आपका एस हो जाएगा। एक पॉइंट से गुजर रहे हैं तीनों। सी में देखें, सी में तो ऑब्वियसली एक पॉइंट से नहीं गुजर रहा है। ठीक है, सी पॉसिबल नहीं है। डी में देखें भाई, एक ये हो गया, ये तीनों भी एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो बी और डी में टाई हो गया, बी में भी तीनों फोर्स एक पॉइंट से गुजर रही है, डी में। लेकिन देखें यहाँ पर एस का मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स है दैट द स्क्रू एक्सर्ट्स ऑन द कबर्ड। यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ये वो फोर्स जो कबर स्क्रू पे लगा रही है, स्क्रू कबर्ड पे लगा रही है। ये फोर्स जो कि कबर्ड स्क्रू पे लगा रही है, हमें ये फोर्स नहीं चाहिए, हमें फोर्स चाहिए जो कि स्क्रू कबर्ड पे लगा रही है। ये फोर्स कबर्ड की तरफ होना चाहिए, इसमें देखें फोर्स कबर्ड की तरफ है। हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है।
देखिए तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से बी में भी गुजर रही है, डी में भी गुजर रही है। पर बी में प्रॉब्लम ये है कि बी में एस की डायरेक्शन उल्टी थी, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। डी में एस की डायरेक्शन सही। क्वेश्चन नंबर 8, in which example is not possible for the underlying body to be in equilibrium? इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती? ए, एन एरोप्लेन क्लाइम्स एट अ स्टेडी रेट। एक एरोप्लेन जो है वो स्टेडी रेट से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक एरोप्लेन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है स्टेडी रेट से, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्योंकि अगर वो स्टेडी रेट से ऊपर जा रहा है तो उस पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगे। बी में कह रहे हैं एरोप्लेन टोज अ ग्लाइडर एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड। अगर एक एरोप्लेन जो है वो टो कर रहा है ग्लाइडर को कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे, तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्सेस पे जीरो हो सकती हैं। सी में कह रहा है कि स्पीड बोट चेंजेस डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, चेंज डायरेक्शन, अब डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि उसकी एक्सीलरेशन उसके अंदर होगी, वही डायरेक्शन चेंज का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, तो उसमें एक्सीलरेशन होगा तो फिर उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो जीरो नहीं हो सकती। रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो होती है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। अगर कोई चीज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मतलब वो एक्सीलरेट कर रहा है। अगर वो एक्सीलरेट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। लिहाजा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। सी में जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। डी में कह रहा है कि टू टग बार्स टो अ शिप इनटू हार्बर। बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अगर टग बोर्ड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो उन पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लेकिन सी ऑप्शन जो है ना, इसमें अगर आप स्पीड बोर्ड डायरेक्शन चेंज कर रही है तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये होगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये होगा कि उसमें एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होने का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, और रिजल्टेंट फोर्स लगने का मतलब ये होगा कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए रिजल्टेंट फोर्स का जीरो होना जरूरी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो पॉइंट, द पॉइंट एट विच the whole weight of an object appears to act या is considered to act। इन लोगों पॉइंट यहाँ पर आप अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा का सारा वेट लगा। मोमेंट ऑफ अ फोर्स का डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। मोमेंट ऑफ अ फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय perpendicular distance from pivot to the line of action of force। ये डेफिनेशन लिखनी है बस इसमें। The student is being weighed. The student of weight W stands 0.3 meter from end A of a uniform plank A। कहता है ये यूनिफॉर्म प्लैंक का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके बिल्कुल एकदम सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, ये मतलब है यूनिफॉर्म। तो 2 मीटर लंबा ये प्लैंक है, इसका जो वेट दिया 80 न्यूटन का, द प्लैंक हैज वेट 80 न्यूटन एंड लेंथ 2 मीटर। इसका जो 80 मीटर का जो ये आपको वेट दिया हुआ है, ये वेट जो है कॉर्नर से कितना दूर होगा? ये वेट इस कॉर्नर से आपका पूरा पूरा 1 मीटर दूर होगा। इस वाले कॉर्नर से भी 1 मीटर दूर होगा पूरा। ठीक है,
तो अब आ जाए सवाल पर। कह रहा है पिवट पी सपोर्ट्स अ प्लैंक एंड इज 0.5 मीटर फ्रॉम एंड ए। अब इस बच्चे के वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने जो है एक वेट रख दिया है ना, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक पिवट भी रखा हुआ है P, जो कि 0.5 मीटर है। A weight of 70 newtons move to balance the weight of just 20। 70 न्यूटन के वेट को आप आगे पीछे मूव करते हैं ताकि बच्चे के वेट को बैलेंस कर सकें। प्लैंक इक्विलिब्रियम में आता है जब ये वेट जो है यहाँ से 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर होता है। Let's state two conditions necessary for the plank to be in equilibrium। दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि प्लैंक पे लगने वाले रिजल्टेंट of all forces acting on it must be zero। पहली कंडीशन ये है कि प्लैंक पे लगने वाली सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? Resultant of all moments acting on it must be zero। तो पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कहती है कि इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो, और दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कहती है कि इस पे लगने वाले सारे मोमेंट्स का रिजल्टेंट जीरो। ठीक है, इस बच्चे का वेट निकालें कितना? इस बच्चे का वेट आप बड़े आराम से निकाल देंगे अगर आप जो है क्लॉकवाइज मोमेंट्स को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स से वेट कर। तो अगर हम पिवट पी पे रखते हैं, पिवट अगर हम पी पे रखें तो यहाँ पे जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा बराबर होगा किसके? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एक ही है, और वो कितना है? W मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना होगा? ज़्यादा डिस्टेंस 0.5 माइनस 0.3, डिस्टेंस होगा 0.2। ठीक है, और क्लॉकवाइज मोमेंट जो है एक क्लॉकवाइज मोमेंट है 80 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो देखो डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर माइनस 0.5। तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस ये जो 70 न्यूटन है इसका डिस्टेंस होगा पिवट से कितना है? डिस्टेंस होगा भाई देखो ये है आपका 0.5, और यहाँ से तक आपका है 1 से लेकर 1 माइनस 0.2 यानी कि 0. डिस्टेंस हो जाएगा 0.5 प्लस 0.8 यानी कि 1.3 शायद। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा भाई। तो अब आप जो है एक काम करेंगे, ऐसा डब्ल्यू मालूम कर लें आप। डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.2 बराबर होगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 91। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा किसके? 131 डिवाइड बाय 0.2 जाएगा 5 आ जाएगा शायद। ठीक है, तो वेट ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा 655 न्यूटन आई गेस। ठीक है, तो बच्चे का वेट जो है 655 न्यूटन हो जाएगा। भैया भाई चलें भाई सवाल पे चलते हैं। If only the 70 Newton weight is moved, there is a maximum weight of a student that can be determined using the argument shown in figure 3.1. State and explain one change that can make to increase this maximum weight। कह रहे कि देखें अगर आप जो है इस वेट को फर्स्ट करें, बच्चा थोड़ा सा भारी रख दें आप यहाँ, उस वेट को थोड़ा पीछे कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बच्चा और भारी कर लें आप
तो उस वेट को आप और पीछे कर लेंगे, लेकिन इस वेट को मैक्सिमम कितना पीछे कर सकते हैं, बस यहीं तक कर सकते हैं, इससे तो पीछे नहीं जा सकते। कह रहे हैं कोई एक और चीज बताएं कि आप इससे भी ज्यादा भारी बच्चे का वेट कर सकते हैं। उसका हल क्या, उसका हल ये है कि आप पिवट को थोड़ा सा और लेफ्ट पे मूव कर लें। पिवट को अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट पे और मूव करेंगे, तो आपका जो ये वेट है ना 70 न्यूटन का, इसका मोमेंट और बढ़ जाएगा। उसके जरिए आप और ज्यादा वजन के बच्चे को जो है ना बैलेंस कर सकते हैं। जवाब क्या होगा, फिर जवाब ये होगा कि द पिवट पी can be moved to left side so that the moment of weight of 70 Newton increases and can balance even a heavier student, and it can balance even a heavier student। ये एक और ज्यादा heavy student को balance कर सकता है, ये फायदा होगा। There are state two conditions for system to be in equilibrium। ठीक है भाई, तो ये आपके दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गए। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, कि सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो जीरो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सारी मूवमेंट्स का रिजल्टेंट जीरो होना। अभी कह रहे हैं कि पैराग्लाइडर पी ऑफ मास 95 kgs pulled by a wire attached to a boat as shown। The wire makes an angle of 25 degree with the horizontal in a straight line parallel to the surface of water। The variation with time t of the velocity v of p is shown। आपने एक बोट के जरिए, एक वायर के जरिए एक पैराग्लाइडर को बांधा, और ये वायर जो है वाटर के साथ 25 डिग्री का एंगल बना रहा है, और पैराग्लाइडर को आगे की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। यानी पैराग्लाइडर ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा, सिर्फ आगे मूव कर रहा है, बस हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। फिर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है पैराग्लाइडर, यानी कि जीरो से लेकर और तकरीबन 4 सेकंड तक जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहा, और फिर 4 सेकंड के बाद इसने एक्सीलरेट किया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कह रहा शो दैट द एक्सीलरेशन ऑफ p is 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टाइम t equals to 5.0 सेकंड। अभी साबित करेंगे 5 सेकंड पर इसका एक्सीलरेशन 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है मेरे ख्याल से 4 सेकंड, और ये जो टाइम है, ये टाइम देखेंगे कितना है भाई, दो टाइम है भाई, ठीक है। इन दोनों टाइम्स के बीच में जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। इन दोनों टाइम्स के बीच में जो एक्सीलरेशन होगा वही आपका 5 सेकंड का भी एक्सीलरेशन, 5 सेकंड के बीच में यहाँ पे पड़ेगा। 5 सेकंड पर भी वो एक्सीलरेशन होगा जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सीलरेशन, तो उसका ग्रेडियंट मालूम करते हैं, तो जो ग्रेडियंट होगा वही एक्सीलरेशन होगा। ये पॉइंट आएगा आपका 7.8, वाई एक्सिस पर ये है 10, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है 4,
y एक्सिस पर है 4.2 4.6 4.8, ये आपका हो जाएगा x2 और y2, आपका हो जाएगा x1 और y1। जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ग्रेडियंट के बराबर होता है, यानी कि y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय x2 माइनस x1, हो जाएगा आपका 10 माइनस 4.2 5.2 एंड 7.8 माइनस 4 3.8। आंसर देखो ये कितना आ रहा है, 5.2 डिवाइड बाय 3.8, 1.4 करके कुछ आ रहा है। चेक करो उसका आंसर, 5.2 डिवाइड बाय 3.8 का आंसर क्या आ रहा है। खुद आगे नहीं, कोई एक आदमी तो कैलकुलेटर यूज कर लो यार। 5.2 डिवाइड बाय 3.8, 1.36, यानी राउंड ऑफ करेंगे तो 1.4 हो जाएगा। 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। तो इसमें कोई मिस्टेक की है मेरे ख्याल से मैंने, ये 4 है 4.2 है, ये 4.4 है, 4.6 होगा, 4.8 नहीं है 4.6, 7.8 सही है, ये बनेगा 5.4। जरा 5.4 को डिवाइड करो 3.8 से, 5.4 को डिवाइड करो 3.8 से, अब देखो एग्जैक्ट 1.4 आ रहा है। अब एग्जैक्ट 1.4 आ 1.42 आ गया, इनकी एक्सप्रेशन आपका 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जैसे कि उसने कहा था। ठीक है ना, ये आपका एक्सप्रेशन निकल आया 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला। आ गया। ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस मूव बाय पी फ्रॉम टाइम t यूज टू 0 टू 7 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया। चल देखें 7 सेकंड पढ़ कहाँ पे रहा है, ये 6 है, 6.2 6.4 6.6 6.8 और ये 7 है डिस्टेंस, दैट इज योर 7 सेकंड। आपका 7 सेकंड आ गया, 7 सेकंड आया आपका। 7 सेकंड का जो है स्पीड कितनी आ रही है, ये आ रही है 8.2 8.4 8.6 8.8। जो डिस्टेंस होगा वो इस एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर होगा। यहाँ तक का एरिया तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक का एरिया कितना होगा, यहाँ तक का एरिया होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4.2 4.4 4. ये एरिया तो ये हो गया। बाकी ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड है 4.6, दूसरी साइड आपकी है 8.8 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस इसकी है 4 से लेके 7 तक, यानी कि इसको सॉल्व करके बताएं जरा कितना आ रहा है, ये बताएं कितना आ रहा है और ये बताएं कितना आ रहा है, फिर इन दोनों को ऐड करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 4.6 करें, फिर जो है वो 4.6 प्लस 8.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 करें, कितना टोटल करके बताएं, दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना। 38.5।
इसका आंसर 38.5 meters are. Total distance covered from 0 to 7 seconds is 38.5 meters. Calculate the change in kinetic energy of P from t is used to 0 to t is used to 7 seconds. लेकिन इनिशियली आपकी स्पीड क्या थी 0 सेकंड पर? 0 सेकंड पर आपकी स्पीड थी 4.6. और 7 सेकंड पर पहुंचकर आपकी फाइनल स्पीड क्या होगी? 7 सेकंड पर पहुंचकर आपकी फाइनल स्पीड हो गई 8.8. अब जो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो कैसे आएगा? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर. ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक. हाफ m कॉमन लेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा. मास इसका आपको दिया हुआ 95 kg मेरे ख्याल से. मास शुरू में दिया हुआ था सवाल के शुरू में. मास आपको 95 kg दिया हुआ. तो 95 kg मास हो गया भाई. और फाइनल स्पीड आपकी है 8.8 का स्क्वायर. इनिशियल स्पीड है 4.6 का स्क्वायर. तो सॉल्व कर लें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. ठीक है, ये सवाल अभी बाकी है और उसके बाद एक सवाल और है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं.